हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय कारक। निम्नलिखित वाक्यों को देखें। अदिति ने सागर को राखी बांधी। किसने किसके? मैं हाथ से खाता हूँ, कौन किससे? पेड़ से पत्ता गिर रहा है, कहाँ से कौन? मैं डोसा खा रहा हूँ, कौन क्या? यानी बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे पद संज्ञा या सर्वनाम पद है। ये पद किसी न किसी रूप में क्रिया से जुड़ रहे हैं। इस प्रकार के क्रिया संज्ञा क्रिया सर्वनाम संबंध कारक कहलाते हैं। इन संबंधों को हिंदी में परसर्ग अथवा कारक चिन्ह भी कहा जाता है। तो बच्चों, यह भी जानिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। यानी कि जब वाक्य बनते हैं तो उनमें संज्ञा सर्वनाम आते हैं और उनका संबंध जिनसे होता है वो क्रिया होती है। इन्हीं को हम कारक कहते हैं। आइए जानते हैं कारक के भेद। कारक के बच्चों 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। कारकों के चिन्ह व पहचान निम्नलिखित है। तो बच्चों, हम कैसे पहचानते हैं कारक को? कारक कर्ता में कारक चिन्ह होगा ने और पहचान होगी कौन किसने। कर्म को, किसे क्या किसको। कर्ण से के द्वारा, किससे किसके द्वारा। संप्रदान के लिए को, किसके लिए। अपादान से यानी अलग होने के अर्थ में, कहाँ से। संबंध का के की रा रे री, किसका किसके किसकी। अधिकरण में पर यानी किस में किस पर। और संबोधन हे अरे। तो बच्चों, ये है कारक चिन्ह की पहचान। आइए एक एक करके सभी कारक के बारे में जानें। पहला कारक है कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा सर्वनाम पद कर्ता कारक कहलाता है। इसका परसर्ग ने है। जैसे मीरा ने कहानी लिखी, रमन वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पहले वाक्य में कर्ता का कारक चिन्ह ने लगा है, किंतु दूसरे वाक्य में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि यदि क्रियापद सकर्मक हो और भूतकाल में हो तभी ने का प्रयोग होता है। जैसे राकेश वहां गया, ये अकर्मक क्रिया है और भूतकाल है। लड़के ने फल खाया, सकर्मक क्रिया है और भूतकाल है। तो जब अकर्मक क्रिया हो तो वहां ने का प्रयोग नहीं होता। आइए पढ़ते हैं अगला कर्म कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिस पर क्रिया व्यापार का फल बढ़ता है, जैसे कर्म कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग को है। कर्म कारक का प्रयोग भी 2 प्रकार से होता है। परसर्गहित, नेहा बाजा बजाती है, कुछ लोग पतंग उड़ा रहे हैं, चूहे ने रोटी खा ली। तो इसमें परसर्ग रहित है। अब परसर्ग सहित देखें। छात्राओं को सिखाओ, विमल अनिल को बुलाता है, भीष्म ने दुर्योधन को समझाया। तो यहाँ जो परसर्ग है कर्म का वो को लगा है। तो कर्म का पता लगाने के लिए क्रिया के साथ किसे किसको से प्रश्न करें। प्राप्त उत्तर पद ही कर्म कारक होता है। यानी कि अगर हमें कर्म का पता लगाना है तो हम वाक्य में किसे और किसको से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो कर्म कारक होगा। जैसे नेहा बाजा बजाती है, क्या बजाती है? बाजा। छात्राओं को सिखाओ, किसे सिखाओ? छात्राओं को। इस प्रकार नेहा और छात्राओं दोनों ही कर्म हुए, अतः इन्हें कर्म कारक की श्रेणी में रखा जा सकता है। अगला है करण कारक। क्रिया के करने के साधन को कर्ण कारक कहा जाता है। इसका परसर्ग से है। जैसे रमा हाथ से खाती है, मेरे पिताजी कार से दफ्तर जाते हैं। कभी कभी से के स्थान पे द्वारा या के द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वे बस द्वारा आगरा गए, हमें टीवी के द्वारा ताजा समाचार मिलते हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में से, द्वारा आदि करण कारक के परसर्ग है। करण कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किस से प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह करण कारक होगा। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है देना। जब किसी को कुछ दिया जाए या किसी से कुछ लिया जाए तो कोई कार्य किया जाए या फिर
किसी के प्रति उपकार किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए क्रिया की जाए या किसी का उपकार किया जाए अथवा किसी को कुछ देने का भाव व्यक्त किया जाए वह संप्रदान कारक होता है। जैसे मैंने बच्चे को मिठाई दी, तो यहाँ पे बच्चे को मिठाई दी तो ये एक संप्रदान कारक है, यहाँ को देने का कार्य हो रहा है। नर्स रोगी के लिए इंजेक्शन लाती है, तो उपयुक्त वाक्यों में बच्चे को, रोगी के लिए संप्रदान कारक है। के लिए, को, के वास्ते, पर, सर्ग संप्रदान कारक में प्रयुक्त होते हैं। संप्रदान कारक का पता लगाने के लिए क्रिया में किसके लिए से प्रश्न कीजिए। उत्तर में जो पद प्राप्त होगा वह संप्रदान कारक में होगा। आइए जानते हैं संप्रदान कारक एवं कर्म कारक में क्या अंतर है। संप्रदान एवं कर्म दोनों में ही को परसर्ग का प्रयोग होता है, परंतु इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जहाँ देने का या उपकार करने का भाव होगा वहाँ को विभक्ति चिन्ह के होने पर भी संप्रदान कारक होगा, लेकिन अन्य स्थितियों में कर्म कारक होगा। जैसे मीरा बकरी को घास देती है, तो यहाँ देने का भाव होने के कारण संप्रदान कारक है। विमला बकरी को बांधती है, यहाँ अन्य स्थिति के कारण ये कर्म कारक है। अगला है अपादान कारक। वाक्य के जिस संज्ञा सर्वनाम से किसी से अलग होने का या तुलना का भाव व्यक्त हो उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे कृष्णा सुरेखा से होशियार है, करण ने राजेश से पैसे लिए, किसान खेतों से लौट रहे हैं, आसमान से ओले गिर रहे थे। तो बच्चों अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग होता है। इसी तरह उत्पत्ति, तुलना, निषेध, शिक्षा, दूरी, लज्जा, भय आदि अर्थों में भी अपादान कारक ही होता है। उदाहरण के लिए गंगा हिमालय से निकलती है उपपत्ति के अर्थ में, मदन शेखर से बड़ा है तुलना के अर्थ में, तुम्हें खेलने से कौन रोकता है निषेध के अर्थ में, विद्यार्थी शिक्षक से पढ़ते हैं शिक्षा के अर्थ में, दिल्ली मुंबई से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है दूरी के अर्थ में, बहू ससुर से लजा गई लज्जा के अर्थ में, बच्चे अंधेरे से डरते हैं भय के अर्थ में। आइए जानते हैं करण और अपादान कारक में अंतर क्या है। करण और अपादान दोनों में ही परसर्ग से का प्रयोग होता है, परंतु दोनों में मूल अंतर यह है कि यदि संज्ञा सर्वनाम पद करण साधन के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहाँ पर करण कारक होगा, और यदि अपादान अलग होने का बोध कराए तो अपादान कारक में माने जाएंगे। जैसे श्वेता बस से आई, यहाँ बस आने के साधन अर्थ में प्रयुक्त है, अतः बस से में करण कारक है। और श्वेता बस से गिर पड़ी, यहाँ बस से गिर पड़ने के लिए अर्थात अलग होने का बोध हो रहा है, अतः बस से में अपादान कारक होगा। जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होगी तो वहाँ अपादान कारक बनेगा। आगे है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से दिखाया जाए संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह पंकज की कलम है, मेरी बहन छोटी है, मीना के मामा जी जा रहे हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है। तो उपयुक्त वाक्यों में पंकज की, मेरी, मीना के, तुम्हारे आदि पदों में संबंध कारक है। संबंध कारक में का, के, की, रा, रे, री, नाने, नी जैसे विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संबंध कारक में दो पद होते हैं, पूर्व पद संबंध कारक और उत्तर पद संबंध पद। जैसे कमल के हाथ में कमल के पूर्व पद अर्थात संबंध कारक और हाथ उत्तर पद अर्थात संबंध पद है। परसर्ग है विभक्ति चिन्ह का लिंग वचन संबंध पद और उत्तर पद के अनुसार ही प्रयुक्त होता है। जैसे अनिल की माँ, अनिल का भाई, अनिल के पिताजी आदि। का, के, की का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम पदों के साथ होता है तथा रा, रे, री, ना, ने, नी पदों का प्रयोग केवल सर्वनाम पदों के साथ होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो क्रिया के होने के समय या स्थान संबंधी स्थिति को दर्शाए, अर्थात संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान और समय संबंधी का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे लोग पार्क में टहल रहे हैं, यानी कि इससे पता चल रहा है कि वो कहाँ टहल रहे हैं, संबंध पता चल रहा है। इसमें मुझे क्या मिलेगा। मैदान में लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं,
अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। इन वाक्यों में पार्क में, इसमें, मैदान में और कक्षा में अधिकरण कारक है। समय संबंधी वह 3 घंटे में घर जाएगा, शादी दिसंबर में होगी। तो उपयुक्त वाक्यों में 3 घंटे में, दिसंबर में, पदों में अधिकरण समय संबंधी है। स्थान संबंधी है, जैसे इस जगह पूर्ण अंधेरा है, घर घर में शोर मच गया। तो उपयुक्त वाक्यों में जगह, घर, घर पदों में अधिकरण कारक स्थान संबंधी है। तो अधिकरण में बच्चों समय संबंधी और स्थान संबंधी का ही ध्यान रखना चाहिए आपको। आगे है संबोधन कारक। संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, पुकारा जाए, उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसमें परसर्ग के रूप में हे, ओ, अरे, अजी आदि का प्रयोग होता है। परसर्ग तथा संज्ञा शब्द के बाद संबोधन चिन्ह भी लगाया जाता है। कुछ लोग संबोधन चिन्ह के स्थान पर अर्धविराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में वाक्य के अंत में संबोधन चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे अरे लड़के कहाँ जा रहे हो, अजी शर्मा जी आए। तो यहाँ पर संबोधन कारक है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को संबोधित या पुकार रहे हैं। आपने सीखा संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। प्रत्येक कारक का एक चिन्ह होता है जिसे परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।